नमस्कार। आज हम लखनऊ में जो एक मानव तस्करी का मामला सामने आया है उस पर बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़ा एक स्रोत है और कोशिश करेंगे कि इसकी तह तक जाएं। मकसद यही है कि इस पूरी घटना के जो अहम पहलू हैं और इसके पीछे का मतलब क्या है उसे समझ सकें। ये खबर है तो वाकई दिल दहलाने वाली। सोचिए जरा, 3 साल, कम से कम 15 नाबालिग लड़कियां और उनको फंसाने के लिए एक धर्मगुरु के नाम का इस्तेमाल। चलिए देखते हैं कि स्रोत इस पर क्या कहता है, क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले ये पूरा मामला आखिर सामने आया कैसे? पुलिस तक बात पहुंची कैसे? स्रोत बताता है कि 10 जुलाई 2025 की बात है ये। लखनऊ पुलिस की साउथ जोन क्राइम ब्रांच, हाँ, जिसे डीसीपी निपुण अग्रवाल लीड कर रहे थे। जी, उन्होंने इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। पिछले 3 साल से चल रहा था ये सब। 3 साल, हाँ। और इनका जो नेटवर्क था वो सिर्फ लखनऊ तक नहीं था। ये लोग लड़कियों को राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों में बेच रहे थे। काफी फैला हुआ जाल था इनका। कई राज्यों में? बाप रे। हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनका तरीका। तरीका? क्या मतलब? स्रोत में बताया गया है कि जो मुख्य आरोपी हैं संतोष साहू और मनीष भंडारी, इन्होंने लड़कियों को फंसाने के लिए, उन्हें बहलाने फुसलाने के लिए धर्मगुरु प्रेमानंद महाराज के नाम का गलत इस्तेमाल किया। क्या? उनके नाम का? ये तो बहुत... हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था और भरोसे जैसी चीजों को भी ये अपराधी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। इससे तो उनका काम आसान हो गया होगा ना, भरोसा जीतना। बिल्कुल, किसी पर शक करना मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में। क्या स्रोत में कुछ खास मामलों का भी जिक्र है? कुछ पता चला कि लड़कियों का क्या हुआ? हाँ, कुछ दर्दनाक डिटेल्स हैं। जैसे अहमदाबाद की एक लड़की को इन्होंने 70,000 रुपए में बेचा था। 70,000? और यूपी की एक और लड़की थी, उसे 80,000 रुपए में। और सबसे दुखद बात तो यह है, एक लड़की की तो शादी के बाद बड़े संदिग्ध हालात में मौत भी हो गई। हे भगवान, ये तो सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो जिंदगियां हैं जो... बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद है। तो फिर पुलिस ने इनको पकड़ा कैसे? इतना बड़ा नेटवर्क अलग अलग राज्यों में फैला हुआ, आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी ने बड़ा रोल प्ले किया। टेक्नोलॉजी ने? कैसे? स्रोत के हिसाब से पुलिस ने डिजिटल सुरागों पर काफी काम किया। जैसे जिन लड़कियों को ट्रांसफर किया गया, उनका डेटा, उनके वीडियो कॉल के रिकॉर्ड्स, और खासतौर पे जो बैंक लेन देन हुए थे इनके बीच। अच्छा, बैंक ट्रांजैक्शंस। हाँ, उनको ट्रैक किया। आजकल के जमाने में डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है ना, ये बचते नहीं है। सही बात है, ये पीछे रह ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या सिर्फ डिजिटल सबूत ही थे या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ वो नहीं, उसके साथ साथ जमीनी कार्रवाई भी हुई। पुलिस ने राज्यों की सीमाओं पर जो चेकपोस्ट होती हैं, हाँ हाँ, बॉर्डर चेकपोस्ट, जी, वहां पर भी छापेमारी की। तो ये एक तरह से डिजिटल जांच और जो पारंपरिक पुलिस का तरीका है, दोनों का मिला-जुला एफर्ट था। समझ गई। अच्छा, अगर इस पूरी घटना को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमें क्या दिखाता है? समाज के बारे में, सिस्टम के बारे में। देखिए, ये घटना सिर्फ कुछ अपराधियों की कहानी नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था में जो कमजोरियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उनकी तरफ भी इशारा करती है। सही। जिनका फायदा उठाकर ही तो ऐसे रैकेट्स इतने वक्त तक चलते रहते हैं, फलते फूलते हैं। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इन लड़कियों को किस भयानक मानसिक और शारीरिक तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा। हाँ, वो तो सोचकर ही डर लगता है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर, हमारे समाज पर एक सवाल है कि आखिर इतने लंबे समय तक ये सब कैसे चलता रहा और किसी को भनक क्यों नहीं लगी या लगने नहीं दी गई। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे ये लोग। बिल्कुल। और इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि ये तस्कर कितने शातिर हो सकते हैं। वो समाज की कमजोरियों को, भावनाओं को समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस केस में धर्मगुरु के नाम का इस्तेमाल करना। ये दिखाता है कि अपराध कितने जटिल हो सकते हैं, कितने छिपे हुए, कितनी परतें होती हैं इनमें। और जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है, इस जांच में डेटा और डिजिटल ट्रेल्स कितने जरूरी साबित हुए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि भविष्य में जैसे जैसे ये अपराधी और नए और आधुनिक तरीके अपनाएंगे, बिल्कुल, तो उनसे निपटने के लिए हमारे पास क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या साधन होने चाहिए। सही कहा। ये तकनीक का जो दोधारी इस्तेमाल है, अपराध करने के लिए भी और फिर अपराध को रोकने के लिए भी। हाँ, ये शायद एक ऐसा पहलू है जिस पे हमें आगे और सोचने की और काम करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, इस पर वाकई और गौर करने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।